हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को वरुण का नमस्कार। पाकिस्तान के तेल टैंकर पर हमला होने के बाद इजराइल में भारत को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। इजराइल में भारत का बहुत बड़ा एहसान माना जा रहा है कि अगर भारत नहीं होता तो शायद इजराइल के एक बड़े इलाके का अस्तित्व ही नहीं होता। इजराइल के स्कूलों में इतिहास की किताबों में बदलाव करके भारतीय सैनिकों के पराक्रम को पढ़ाया जा रहा है और यही वजह है कि अब हर साल भारतीय सेना 23 सितंबर की तिथि को श्रद्धांजलि देती है। दूसरी तरफ हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक नाटो जैसा रक्षा समझौता साइन हुआ है, जहां एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा और खबरें कहती हैं कि इसमें ईरान की भी एंट्री हो सकती है। यह दावा ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार द्वारा मीडिया में रिपोर्ट किया गया है। यानी कि जहां एक ओर भारत और इजराइल के संबंध बेहद मजबूत हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब मिलकर किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच ऐसी खबरें भी आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने दोहा हमले को लेकर कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है और ये कॉल अमेरिका के इशारे पर की गई थी। उधर संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर जो कदम उठाए हैं उन्हें रूस और चीन की वीटो पावर भी नहीं रोक पाएगी। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरों को देखते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले हाइफा की आज़ादी में भारत का पराक्रम सुनिए। तो हाइफा की ये कहानी असल में भारत के उन सैनिकों के अदम्य साहस की गवाही है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए इजराइल के इस बड़े बंदरगाह शहर को आज़ादी दिलाई थी। उस समय ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था और अंग्रेज अकेले उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। तब भारतीय घुड़सवार रेजिमेंट के जवान मात्र तलवार और भाले लेकर हाइफा पहुंचे और माउंट कार्मल जैसी खतरनाक पहाड़ियों पर घोड़े दौड़ाते हुए दुश्मनों को धूल चटा दी। यह लड़ाई इतनी कठिन थी कि आज के आधुनिक हथियारों के जमाने में भी इसे असंभव माना जाता है, मगर भारतीयों ने घोड़े, भाले और हिम्मत के सहारे ऐसा कर दिखाया। इसी कारण इतिहासकार इसे आखिरी महान घुड़सवार युद्ध कहते हैं। यही वजह है कि आज भी हाइफा के मेयर योना याहव खुले शब्दों में मानते हैं कि हाइफा को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने आज़ाद कराया था। वहीं हर साल भारतीय सैनिकों के स्मारक और कब्रिस्तान पर श्रद्धांजलि देकर इस वीरता को याद किया जाता है। अब जरा इतिहास की किताबों में बदलाव को सुनिए। तो हाइफा के मेयर योना याहव खुद उसी शहर में पैदा हुए और बड़े हुए। बचपन से लेकर पढ़ाई तक उन्हें यही बताया गया कि अंग्रेजों ने हाइफा को आज़ाद कराया था। लेकिन जब इतिहास की सच्चाई पर शोध करने वाली संस्था के लोग उनके पास पहुंचे और असली दस्तावेज दिखाए, तब उन्हें पता चला कि अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने अपने साहस और बलिदान से हाइफा को ओटोमन साम्राज्य से मुक्त कराया था। ये खुलासा इतना बड़ा था कि अब इजराइल ने अपनी नई पीढ़ी को सही इतिहास बताने का फैसला किया है। इसलिए स्कूलों की किताबों में बदलाव किया जा रहा है ताकि बच्चों को यह सच सिखाया जाए कि हाइफा की आज़ादी भारतीय वीरता का नतीजा थी। ये कदम सिर्फ इतिहास सुधारने का नहीं बल्कि भारत और इजराइल के बीच रिश्तों को और गहरा बनाने का प्रतीक भी है, क्योंकि जब कोई देश किसी और के बलिदान को मान्यता देता है तो दोस्ती और विश्वास और मजबूत होते हैं। अब जरा भारतीय सैनिकों के अमर बलिदान को सुनिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की 3 बड़ी घुड़सवार रेजिमेंटें मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स और जोधपुर लांसर्स ने मिलकर हाइफा की उस लड़ाई में इतिहास रचा, जहां घोड़ों पर सवार होकर तलवार और भाले से लैस भारतीय जवानों ने ओटोमन साम्राज्य की भारी भरकम सेना को परास्त कर दिया। इन घुड़सवारों का हिस्सा 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड थी, जिसने अपनी बहादुरी से दुश्मनों की पूरी ताकत को ध्वस्त कर दिया और हाइफा को मुक्त कराया। ये जीत भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य का जिंदा उदाहरण बन गई। इस वीरता को कभी भुलाया ना जाए, इसके लिए भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में याद करती है। उसी दिन इजराइल में भारतीय दूतावास और हाइफा की नगर पालिका मिलकर भारतीय सैनिकों की कब्रगाह पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये परंपरा आज भी जारी है और यही वजह है कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान लगातार गहराता जा रहा है।
अब यहाँ से आगे की जानकारी के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। धन्यवाद सभी साथियों को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। अब जरा भारत इजराइल दोस्ती की मिसाल सुनिए। तो हाइफा की धरती पर भारतीय सैनिकों ने जो बलिदान दिया, उसकी गूंज आज भी वहां के लोगों के दिलों में जीवित है। ये जीत सिर्फ एक शहर को आजाद कराने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भारत के उन वीरों की शौर्य गाथा का हिस्सा थी जो पूरी दुनिया के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। इजराइल ने भारतीय सैनिकों की इस अमर शहादत को न केवल सम्मान दिया, बल्कि इसे अपने इतिहास में स्थायी रूप से दर्ज किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हाइफा की आज़ादी भारतीय वीरता का नतीजा थी। यही वजह है कि भारत और इजराइल की दोस्ती किसी औपचारिक समझौते पर नहीं, बल्कि खून पसीने और बलिदान की नींव पर टिकी है। इसी कारण आज हाइफा की गलियों और समारोहों में भारत का नाम गर्व और कृतज्ञता के साथ लिया जाता है और वहां भारत की जय जयकार गूंजती है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत के किसी भी युद्ध में क्यों इजराइल हमेशा भारत की मदद करता है, खुलकर हथियार भेजता है। कई बार जब पश्चिमी दुनिया ने भारत को ठुकरा दिया, तब भी इजराइल ने भारत को मदद पहुंचाया और किसी भी युद्ध में भारत को झुकने नहीं दिया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा ईरान को पाक सऊदी रक्षा गठबंधन में शामिल होने की सलाह सुनिए। तो दोस्तों, पश्चिम एशिया की राजनीति हमेशा से बेहद पेचीदा रही है। यहाँ पर तेल, इस्लामी पहचान और क्षेत्रीय ताकत की खींचतान हर देश को अलग दिशा में खड़ा कर देती है। ईरान और सऊदी अरब दशकों से कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं। एक शिया ताकत है तो दूसरा सुन्नी, दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता माना जाता है। पाकिस्तान बीच का देश है, जो सऊदी अरब से गहरे रिश्ते रखता है और अमेरिकी दबाव में भी रहता है। अब जब ईरान पर इजराइल ने हाल ही में भारी हमला किया और हजारों लोगों की मौत हुई, तब ईरान को लगने लगा है कि अकेले रहकर वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। इसी वजह से ईरान अब चाहता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा इस्लामी रक्षा गठबंधन बनाया जाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना ध्यान अब एशिया प्रशांत की ओर मोड़ लिया है, जहां चीन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। इसका मतलब है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप धीरे धीरे कम हो रहा है। ईरान के वरिष्ठ सलाहकार सफवी यही कह रहे हैं कि यह सही वक्त है जब इस्लामी दुनिया को एकजुट होकर नया सैन्य गठबंधन खड़ा करना चाहिए। अगर इराक और दूसरे इस्लामी देश भी इस पहल में शामिल होते हैं, तो ये गठबंधन इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन सकता है। सफवी का यह बयान सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि जख्मी ईरान की मजबूरी भी है, क्योंकि हाल के युद्ध ने ईरान की ताकत को अंदर से हिला दिया है। अब भारत के लिए चुनौती समझिए। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत विरोधी है। अगर वो ईरान और सऊदी अरब को अपने साथ जोड़ लेता है, तो भारत को पश्चिम एशिया में 3 तरफा दबाव झेलना पड़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत खाड़ी देशों से तेल और ऊर्जा की सप्लाई है। वहीं करोड़ों भारतीय प्रवासी भी खाड़ी देशों में रहते हैं। अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है, तो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी इतनी गहरी है कि उनका लंबे समय तक एकजुट रहना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कभी यह हो गया, तो यह पूरे एशिया की शक्ति संतुलन को हिला देगा। अब जरा पाक सऊदी समझौते का बढ़ता असर सुनिए। तो देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह समझौता दरअसल एक तरह का सैन्य बीमा है। मतलब ये कि अगर किसी ने सऊदी अरब पर हमला किया, तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला मानेगा और उसी तरह पलटवार करेगा। और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ, तो सऊदी अरब भी जवाब देगा। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और अब उसने अपने परमाणु जखीरे को सऊदी अरब की सुरक्षा से जोड़ दिया है। इसका असर यह है कि सऊदी अरब, जो खुद परमाणु शक्ति नहीं है, अब अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु ताकत का दावा कर सकता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने दोहा में 40 इस्लामी देशों के सामने नाटो जैसी सैन्य संधि बनाने का प्रस्ताव रखा, यानी एक ऐसा रक्षा गठबंधन जहां एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अब इस तस्वीर को बड़े परिप्रेक्ष्य में समझिए। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की अकेली परमाणु शक्ति है और वो इस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब उसके साथ खड़े होकर इजराइल और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान हालिया युद्ध में बुरी तरह कमजोर हुआ है, इसलिए वो भी चाहता है कि इस गठबंधन का हिस्सा बनकर अपने सुरक्षा और ताकत दोनों को संभाले। ये पूरा घटनाक्रम पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अगर ये इस्लामी रक्षा गठबंधन वास्तव में खड़ा हो जाता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया को इसकी गुण सुनाई देगी, क्योंकि तेल, ऊर्जा, प्रवासी और वैश्विक सुरक्षा सब कुछ इससे सीधे प्रभावित होगा। अब जरा व्हाइट हाउस से कतरी प्रधानमंत्री को नेतन्याहू की माफी सुनिए। तो ये पूरा मामला कूटनीति और दबाव की राजनीति से जुड़ा है।
9 सितंबर को इजराइल ने कतर पर हमला किया था, जिसमें उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ और एक सुरक्षाकर्मी मारा गया। इससे कतर बेहद नाराज था, क्योंकि कतर खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में पेश करता है और हमास से लेकर पश्चिमी देशों तक सबके साथ उसके संबंध हैं। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा युद्ध को खत्म कराने और हमास के बंधकों की रिहाई के लिए शांति समझौते की कोशिश कर रहे थे, तो इस माहौल में इजराइल पर दबाव बना कि वो अपने पड़ोसियों के साथ तनाव कम करे। इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से बैठकर सीधे कतर के प्रधानमंत्री को फोन किया और माफी मांगी। इस माफी का मकसद ये संदेश देना था कि इजराइल शांति प्रक्रिया में गंभीर है और कतर को नाराज रखकर गाजा युद्ध का समाधान निकालना मुश्किल होगा। यानी ये माफी मजबूरी भी थी और रणनीति थी, ताकि इजराइल को शांति वार्ता में सहयोग मिल सके। अब जरा दोहा पर इजरायली हमला और कतर की नाराजगी सुनिए। तो मामला यह है कि इजराइल ने दोहा में हमला करके सीधे हमास के नेतृत्व को निशाना बनाया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और उनमें सबसे बड़ा नाम खलील अल हय्या था, जो अब तक इजराइल के साथ बंधक अदला बदली और संघर्ष विराम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत कर रहा था। यानी जिस व्यक्ति से शांति की उम्मीद जुड़ी थी, उसे ही इजराइल ने खत्म कर दिया। इसी हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक जवान भी मारा गया, जिससे कतर को लगा कि उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ है। इसके बाद कतर बेहद नाराज हो गया और उसने हमास और इजराइल के बीच चल रही मध्यस्थता रोक दी। नतीजा यह हुआ कि शांति की प्रक्रिया ठप पड़ गई और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि अब कतर जैसे अहम मध्यस्थ का भरोसा और भूमिका दोनों ही टूट गए। अब जरा ईरान पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा प्रहार सुनिए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने जो स्नैपबैक प्रतिबंध लगाए हैं, उनका मतलब है कि 2015 के परमाणु समझौते में पहले से तय व्यवस्था के तहत अगर ईरान शर्तें तोड़ेगा तो बिना किसी वीटो के अपने आप कठोर प्रतिबंध वापस लागू हो जाएंगे। अब यही हुआ है। यूरोप के देश यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा कि ईरान ने परमाणु गतिविधियों में पारदर्शिता नहीं दिखाई और अमेरिका के साथ बातचीत भी ठप हो गई, इसलिए उन्होंने इस मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया। इसका असर यह होगा कि विदेशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी ईरान अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके हथियारों की खरीद बिक्री बंद हो जाएंगी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगेगी। आसान शब्दों में कहें तो ये प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था और रक्षा दोनों की कमर तोड़ देंगे, ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे ना बढ़ सके। अब सवाल होगा कि स्नैपबैक प्रतिबंध क्या होता है? तो स्नैपबैक प्रतिबंध दरअसल एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाता है, तो उसमें एक शर्त डाल दी जाती है कि अगर वो देश नियम तोड़ेगा या समझौते का पालन नहीं करेगा, तो बिना किसी नए वोटिंग या मंजूरी के पुराने सारे कड़े प्रतिबंध अपने आप दोबारा लागू हो जाएंगे। 2015 के ईरान परमाणु समझौते में भी यही शर्त रखी गई थी, यानी अगर ईरान तय नियमों का उल्लंघन करता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश संयुक्त राष्ट्र में जाकर कह सकते हैं कि समझौता तोड़ा गया है और फिर स्नैपबैक मैकेनिज्म अपने आप सक्रिय हो जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पर वीटो नहीं लगाया जा सकता, यानी रूस या चीन भी चाहें तो इसे रोक नहीं सकते। सरल भाषा में समझिए, स्नैपबैक प्रतिबंध मतलब पुराने कड़े प्रतिबंधों का तुरंत वापसी। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी देश समझौता तोड़कर बच ना सके। अब जरा ईरान की टूटती अर्थव्यवस्था देखिए। तो मामला यह है कि ईरान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और हालिया युद्ध के असर से उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिस वजह से उसकी मुद्रा रियाल का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। जब किसी देश की मुद्रा गिरती है तो बाहर से सामान मंगाना बेहद महंगा हो जाता है और देश के भीतर रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि मांस, चावल, राजमा, दूध, मक्खन, पनीर जैसी बुनियादी जरूरतें अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। सरकार भले कह रही है कि महंगाई दर 34.5% है, लेकिन असल में बाजार में हालात कहीं ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि चीजें कई गुना महंगी हो चुकी हैं। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। लोग हर दिन नए दामों पर सामान खरीदने को मजबूर हैं और उनकी थाली से जरूरी चीजें गायब होती जा रही हैं। यही कारण है कि लोग डरे, थके और बेहद निराश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी चलाना अब उनके लिए भारी बोझ बन चुका है। अब जरा इजराइल युद्ध और दमन की आशंका सुनिए। तो ये स्थिति बताती है कि ईरान बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में 12 दिन चले युद्ध में उसके मिसाइल ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा बनाया जा रहा है, जिससे लोग नए संघर्ष की आशंका से डरे हुए हैं। ऊपर से अमेरिका की बमबारी ने हालात और उलझा दिए हैं। इसी बीच ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी को ठुकरा दिया है और 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है, जबकि हथियार बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। यानी ईरान हथियार बनाने की दहलीज पर पहुंच चुका है और पश्चिमी देशों को डर है कि वो किसी भी समय परमाणु हथियार बना सकता है। इसके अलावा ईरानी सरकार पर देश के भीतर दमन बढ़ाने और फांसी की सजा देने में नया रिकॉर्ड बनाने के आरोप भी लग रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि और ज्यादा खराब हो रही है।
अब सुनिए कि इस प्रतिबंध से दुनिया में कैसे बढ़ा तनाव। तो ये हालात दरअसल ईरान की गहरी कूटनीतिक और आर्थिक मुश्किलों को दिखाते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर जो नए प्रतिबंध लगाए हैं उसे रूस ने जाल कहा है, यानी उसका मानना है कि ईरान को फंसाने और कमजोर करने की योजना है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए साहसिक कदम बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान को सीधे वार्ता पर सहमत होना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान ने नाराजगी में अपने राजदूतों को फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से वापस बुला लिया है, जिससे उसका यूरोप से रिश्ता और बिगड़ गया। तेहरान की जनता का कहना है कि हालात कभी इतने बुरे नहीं रहे, यहां तक कि 8वें दशक का ईरान इराक युद्ध और पुराने दशकों के प्रतिबंध भी इतने भयावह नहीं थे। आज की सच्चाई यह है कि ईरान एक साथ भूख, महंगाई, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की मार झेल रहा है, और यही अस्थिरता पूरी दुनिया में असुरक्षा और नए संकट का डर पैदा कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।